तुमने वेंटिलेटर पे किसी मरीज का रेस्पिरेटरी रेट कितना देखा है? मैक्सिमम 15, 18 तो 15 रखते ही हमेशा। मैक्सिमम कितना बढ़ाया होगा तुमने? 20 कर दिया होगा, 22 कर दिया होगा, 22, 25। मुझे नहीं लगता कि तुमने 30 से ऊपर का रेस्पिरेटरी रेट कभी किसी मरीज का वेंटिलेटर पे देखा होगा। यहाँ हम नॉर्मल एडल्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं, वो ऑसिलेटरी वेंटिलेशन और पढ़ा मुझे। एक नॉर्मल पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट हम वेंटिलेटर पे 25-30 से ऊपर कभी नहीं जाते देखते। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है? सोचते हैं। चलो थोड़ा सा मैथ्स पढ़ेंगे आज, पर टिके रहना, एंड तक टिके रहोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख के जाओगे। ऐसी चीज़ें सीखोगे जो वेंटिलेटर में तुम्हें किसी ने पढ़ाई नहीं आज तक। चलो शुरू करते हैं। तो एकदम बेसिक पे आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इंसान की इंस्पिरेशन की मसल कौन सी है? कोई भी व्यक्ति जब ब्रीथ करता है तो इंस्पिरेशन की सबसे मेन मसल कौन सी है? मैं बताता हूँ, सही बोल रहे हो, डायफ्राम। और सोचने जाए तो वो थोड़ी बहुत इंटरकोस्टल्स वगैरह भी हो जाती है, फिर तो एक्स्ट्रा भी बहुत सारी आ जाती हैं, पर मेन मसल जो इंस्पिरेशन की है वो है डायफ्राम। ठीक। अब मैं पूछूं कि एक्सपिरेशन की मेन मसल कौन सी है, तो तुम क्या कहोगे? वही डायफ्राम, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पिरेशन, उसके रिलैक्सेशन से एक्सपिरेशन। नहीं। अब तुम कहोगे इंटरकोस्टल मसल्स। नहीं, डायफ्राम या इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पिरेशन में आती हैं, पर एक्सपिरेशन की कोई मसल नहीं होती। एक्सपिरेशन इलास्टिक के खींचने और सिकुड़ने का खेल है। हमारे जो लंग्स हैं वो इलास्टिक टिश्यू से बने हैं, और उनका जब इलास्टिक रिकॉइल होता है उससे अपने आप पेशेंट का एक्सपिरेशन हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जब हम वेंटिलेटर पे मरीज को रखते हैं तो उसका इंस्पिरेशन तो एक्टिव होता है, पर एक्सपिरेशन पैसिव होता है। मतलब आपने हवा फूंक तो दी, पर निकलने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई वेंटिलेटर मरीज को निचोड़ के उसमें से हवा बाहर नहीं निकाल सकता। आप मरीज में हवा फूंक सकते हो, निकाल नहीं सकते। निकालेगा वो अपने आप, अपने समय के साथ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि ऑटोमीप कैसे हो जाता है। जब आप व्यक्ति को एक के पीछे एक सांस देते जाओ, या कि अस्थमैटिक पेशेंट को ढेर सारी सांसें दे दो और वो ब्रेथ्स इनके ऊपर एक स्टैक होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपिरेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा। राइट। तो इसी प्रिंसिपल पे थोड़ा सा गणित लगा के देखेंगे। तो जब भी कभी हम सांस लेते हैं तो एक रेस्पिरेटरी साइकिल होती है, एक रेस्पिरेटरी रेट होता है। रेस्पिरेटरी रेट मतलब क्या? जैसे मान लो किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 10 का है, 10 ब्रेथ्स पर मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेटरी 10 ब्रेथ्स पर मिनट का मतलब है कि व्यक्ति 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड में वो 10 ब्रेथ्स ले रहा है, यानी कि 0-0 कैंसिल, 6 सेकेंड में वो 1 ब्रेथ लेता। अब हमने पढ़ा है कि वेंटिलेटर पे फ्लो हम यूजुअली 16 लीटर पर मिनट का रखते हैं। ठीक है। तो रफली अपन मान ले चलो कि इंस्पिरेटरी टाइम आपने सेट कर दिया 1 सेकेंड का। फिर से समझना, पेशेंट 1 सेकेंड में 1 ब्रेथ ले रहा है। ठीक। आपने इंस्पिरेटरी टाइम सेट किया 1 सेकेंड का। तो ये जो 6 सेकेंड की रेस्पिरेटरी साइकिल है, इसमें 1 सेकेंड का इंस्पिरेशन और 5 सेकेंड का एक्सपिरेशन। तो इस मरीज का IE रेशो हो गया 1:5। इसी मरीज का रेस्पिरेटरी रेट यदि 12 होता तो क्या होता? 60 सेकेंड में 12 ब्रेथ्स, यानी कि 5 सेकेंड की 1 ब्रेथ। अगर इंस्पिरेटरी टाइम 1 सेकेंड का फिक्स है तो 1 सेकेंड का इंस्पिरेशन, 4 सेकेंड का एक्सपिरेशन। IE रेशो कितना हो गया? 1:4। फिर से इसको समझते हैं। मान लीजिए रेस्पिरेटरी रेट हो गया 15। अब 15 का रेस्पिरेटरी रेट मतलब क्या? 15 ब्रेथ्स 60 सेकेंड में, यानी कि 4 सेकेंड में 1 साइकिल। यानी कि अगर 1 सेकेंड का इंस्पिरेशन है तो 3 सेकेंड का एक्सपिरेशन। IE रेशो कितना हो गया? 1:3। और बढ़ा दें, 20 कर लेते हैं। 20 ब्रेथ्स पर मिनट 60 सेकेंड्स में 20,
यानी कि 3 सेकंड की एक साइकिल। 3 सेकंड में से 1 सेकंड का इंस्पिरेशन, 2 सेकंड का एक्सपिरेशन। ठीक है, 1:2 आपका IE रेशो हो गया। अब अगर यही चीज 30 तक पहुंच जाए तो क्या होगा? 30, 60, 2 सेकंड की एक साइकिल, 1:1 हो जाएगा आपका IE रेशो। सोच रहे हो? इससे यदि आप ऊपर चले गए, 30 ब्रेथ्स पर मिनट से यदि आप ऊपर चले गए तो आपका IE रेशो 1:1 से भी कम हो जाएगा। यानी इंस्पिरेशन को 1 सेकंड और एक्सपिरेशन के लिए 1 सेकंड भी नहीं बचेगा। और याद रखो, एक्सपिरेशन पैसिव है, आपको मरीज को समय देना पड़ेगा सांस छोड़ने के लिए। अगर आपने उसे समय दिया ही नहीं तो ब्रेथ स्टैकिंग हो जाएगी, नॉर्मल पेशेंट में भी होने लग जाएगी। नॉर्मल पेशेंट का रेट यदि आपने 35-40 ऐसा कुछ रखने की कोशिश की तो पेशेंट को ब्रेथ स्टैकिंग उसमें भी हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? तब एक खेल और समझते हैं कि ये IE रेशो 1:2 का क्यों रखा जाता है। चलो ये भी समझाता हूँ। जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो IE रेशो है वो 1:2 ही है। जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो जो हमारा फ्लो है वो भी 30 लीटर पर मिनट का होता है अप्रॉक्सीमेटली, जिसको कि हम PIFR कहते हैं। 30 to 60 लीटर की उसकी रेंज है। अप्रॉक्सीमेटली 30 लीटर के फ्लो में हम सांस लेते हैं और हमारी सांस का जो रेट है वही 10-12 का है। तो यदि आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो हमारा नॉर्मल IE रेशो भी 1:2 ही है। तो उसको हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं वेंटिलेटर में। लेकिन उसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग गणित है, वो भी समझाता हूं। देखो, ये आपका फ्लो टाइम कर्व है। अब यदि अपन 5वीं का मैथमेटिक्स लगाएं तो एक बात समझनी पड़ेगी कि ये इंस्पिरेशन का फ्लो है पूरा चौकोर वाला, ये एक्सपिरेशन का फ्लो है पूरा ट्राइंगल वाला। लेकिन जितना फ्लो आपने दिया था उतना ही फ्लो वापस आता है। इंस्पिरेटरी फ्लो इज इक्वल्स टू एक्सपिरेटरी फ्लो, राइट? क्यों? क्योंकि जो एरिया अंडर द कर्व है ये टाइडल वॉल्यूम है। आपने अगर 500 ml टाइडल वॉल्यूम दिया तो 500 ml टाइडल वॉल्यूम निकलना ही पड़ेगा। यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर बराबर के होंगे। ठीक है, अब यूं समझो कि ये एरिया है रेक्टेंगल का। गणित में याद किया था, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, और ये एरिया है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया बढ़ा था, कितना होता था? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यही होता था ना, मुझे तो याद नहीं आओ। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब अगर आप इनमें से एक चीज़ को हम कॉमन मान लें तो यदि इतनी ही हवा छोड़नी है, लेंथ इंटू ब्रेथ जितनी, और इसका एरिया है हाफ, तो आपको ये वाली साइड को डबल करना पड़ेगा। जितनी देर का इंस्पिरेशन का टाइम है उससे जब डबल करोगे तब ये एरिया दोनों बराबर के होंगे, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से आधा है। तो अगर ये इंस्पिरेशन 1 सेकंड का है तो इस एक्सपिरेशन को 2 सेकंड का तो होना ही पड़ेगा। फिर अस्थमैटिक में क्या होगा कि अस्थमैटिक का ये PEFR और कम है तो अस्थमैटिक को एक्सपिरेशन में और समय लगेगा, क्योंकि ये साइड छोटी हो गई है तो ये लंबी करनी पड़ेगी। ट्राइंगल को बराबर की एरिया को तो रखना ही है। तो चाहे आप इसको मैथमेटिकली समझो, चाहे उसको नॉर्मली समझो, फिजियोलॉजिकली समझो, IE रेशो 1:2 का फिजियोलॉजिकल भी है और वेंटिलेटर पे भी आपको लगभग उतना ही रखना है। उससे ज़्यादा रख सकते हो आप जब आपका पेशेंट COPD हो, एस्मा हो, ब्रोंकोस्पाज्म में हो, या किसी कारण से उसको ऑटो पीप लग रहा हो। कभी कभी किसी केस में आप 1:1 और उल्टा भी करते हो, इन्वर्स रेशो वेंटिलेशन। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल में कोर्स में पढ़ाया है। अभी अपन यहाँ यूट्यूब पे उसकी बातें नहीं करते। अभी के लिए अगर आपने इतना भी सीख लिया तो बहुत काम का है। अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स पे बताइएगा।
ये भी बताइएगा कि आप और क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। मैं क्रिटिकल केयर के जनरल प्रैक्टिस की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। मेरा एक ऐप है जिसका नाम है क्लिनिकल गुरुजी, उस पर भी आप बहुत सारे कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। आपको जो भी कुछ पढ़ना हो आप कमेंट्स पे लिखें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल।